So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश टमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए, जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं, और अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। जो जो चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर उससे रिलेटेड होती हैं, उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जस्ट एक न्यूमेरिकल है, रेंडमली हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। तो आज की क्लास में भी कुछ एक रेंडम क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, आप इसे करने की कोशिश कीजिए और फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो सर्किट ड्रॉ कीजिए सभी। इस तरीके से एक परिपथ है और जिसमें लगे हुए सभी प्रतिरोधों का प्रतिरोध R है। क्वेश्चन है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। A व B बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चलिए डिस्कस करा हुआ है हमने क्वेश्चन, खुद से कोशिश कीजिए करने का। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, जो भी चीजें हम करते हैं वो करेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसके लिए 40 सेकेंड्स का, 40 सेकेंड का टाइम, ठीक है। तो जल्दी से करने की कोशिश कीजिए सभी। ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध, आधा मिनट का टाइम। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को सभी बच्चे। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। और जो बच्चे, देखो दिमाग अपनी तरफ से पूरा लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगर ना हो तो कोई समस्या नहीं, बट ऐसा नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया। देखिए क्या बताया गया था आपको कि हम जो है ये पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स के नाम रखते हैं। इन पॉइंट्स के, ये जहां जहां जंक्शन, जहां जहां ये पॉइंट बन रहे हैं, जहां जहां वायर्स जुड़ रहे हैं, इनके नाम रखते हैं, ठीक है। करा है हमने क्वेश्चन पिछले कुछ क्लासेस में। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट सीधे सीधे बी से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट भी सीधे सीधे बी से कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट भी सीधे सीधे बी से कनेक्टेड है, तो इन तीनों पॉइंट्स का ही नाम क्या हो जाएगा? इन तीनों पॉइंट्स का नाम हो जाएगा बी, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखिए सीधा ए से कनेक्टेड है, तो इसका नाम ए हो जाएगा। ये भी सीधा का सीधा ए से कनेक्टेड है, तो इसका नाम भी ए हो जाएगा। लेकिन इसका नाम ए नहीं होगा क्योंकि इसके और ए के बीच में ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं, समझ रहे, तो इसे हम ए नहीं रख सकते। तो ए और बी हमने रख दिया, ठीक है। अब ये दो बिंदुओं के सेम नाम होंगे क्योंकि एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं,
तो सपोज मैं इसे x कह देता हूं, तो ये भी x होगा, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका ये किसी से भी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो इसे y रख दीजिए। 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, a b x y मिल गए। अब इसके लिए हम दूसरा सर्किट बनाते हैं a b x और y के लिए। तो a b x y। सबसे पहले देखिए a और x के बीच में कौन सा प्रतिरोध जुड़ा है, a ये रहा, x ये रहा, इसके बीच में रेजिस्टेंस R जुड़ा है। मतलब मैं यहां पर a और x के बीच में एक रेजिस्टेंस R जोड़ देता हूं। इसके बाद a और y के बीच में भी कोई प्रतिरोध जुड़ा है क्या? हाँ, a और y के बीच में ये प्रतिरोध R जुड़ा है, तो यहां a और y के बीच में इस तरीके से एक रेजिस्टेंस को डाल दीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए b और x के बीच में जुड़ा है क्या? तो b और x के बीच में ये प्रतिरोध R जुड़ा है, तो इस तरीके से यहां b और x के बीच में भी एक प्रतिरोध R लगा दीजिए। ठीक है। और b और y के बीच में भी कोई प्रतिरोध जुड़ा है क्या? तो देखो b और y ये रहे, इसके बीच में भी रेजिस्टेंस R है, तो b और y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक है। अब x और y के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है क्या? तो देखिए x ये है, y ये है, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस R है, इसे भी लगा दीजिए। ठीक है। कितने रेजिस्टेंस हो गए? 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टेंस हो गए। ऊपर डायग्राम में गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, एक एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा वाला कौन सा है जरा चेक करेंगे हम, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा है, उसको भी हमको लगाना है। और वो जो रेजिस्टेंस है ये वाला, देखो ये तो हमने लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, तो ये वाला बच गया लास्ट। ये वाला जो रेजिस्टेंस है a और b के बीच में है, तो यानी कि a और b के बीच में एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगा, उसको हम इस तरीके से लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ऊपर वाले डायग्राम का इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहां तक अगर आपने काम कर दिया तो अब काम आसान हो गया, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बन गया है। ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में देखो इन सारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। तो AX ब्रांच में लगे हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लिखेंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं आप देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S आना चाहिए, है ना। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो P की जगह पर R है, Q की जगह पर R है, R की जगह पर भी R है, S की जगह पर। जब मैं ये रेशियो देखता हूं तो ये आता है 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि क्या है, ये संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस्ड कंडीशन में। जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो क्या होता है, बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो क्या होता है, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हम स्टेप इसमें यूज करते हैं। अतः जो भुजा XY है, भुजा XY दिख रहा है आपको, भुजा XY में लगे प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो क्या करेंगे भाई, तो आप इसको हटा देंगे। जब नहीं होगी तो इसे हम हटा देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको भी नोटबुक से हटाना है, मन में हटाना है। ठीक है, मन में हटाना है, यहां मैंने हटा दिया। अब आप एज्यूम करो कि इसके बीच से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, ये R वाला जो है गायब हो गया। आपको नहीं हटाना है, आपको एज्यूम करना है दिमाग में, आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब तो ये आसान हो गया। अब तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखो ये दोनों के दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। एक और फिगर बनाएंगे, इसके बाद आप एक काम करना, इसके बाद एक और फिगर बनाना, और वो फिगर कुछ इस प्रकार का होगा, वो फिगर कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें बीच वाला रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे श्रेणी क्रम में इस तरीके से, और ये नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस भी कैसे आ जाएंगे भाई, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। अब तो ये तो हमने क्लास 10th में सीखा है, इसका तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो भाई, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। ये ऊपर वाले दोनों का प्रतिरोध, तुल्य जो प्रतिरोध आएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो 2R हो जाएगा भाई,
श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, तो R1 भी R है, R2 भी R है, तो 2R हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे के दोनों प्रतिरोध भी कैसे हैं भाई, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो 2R हो जाएगा। अब ध्यान दो, 1, 2 और 3, ये तीनों प्रतिरोध जो है एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, वो हो जाएगा, अतः तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू, या फिर 1/RE कह लीजिए इसे, क्योंकि यहाँ भी R दे रखा है हमें, 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। यही तो करते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, क्या करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, मुझे लगता है आप लोग को इसको कैलकुलेशन आती होगी, ठीक है। तो इट विल बिकम 1/RE इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 2R, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस 1 दैट विल बी 3 and 4/2R, 4/2R, 2 to the 4, 2/R आ जाएगा। तो सिंपली RE इज इक्वल टू आएगा, R/2, 2/R को उल्टा कर देंगे तो R/2, ये आएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R/2। ये सारी कैलकुलेशन जो है खुद से करना, ये हमारा आंसर। मजा आया क्वेश्चन करने में? क्या है क्वेश्चन करने में आपको मजा आया? कितने बच्चों का आंसर सेम आ रहा है, कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है, हाथ खड़ा करके बताओ। कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया था और इनका आंसर R/2 आया था? ठीक है, ठीक है, गुड, हाथ नीचे। चलिए अब और क्वेश्चंस इसी टाइप से। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता लग गया है कि क्वेश्चन किस जगह से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन जानते हैं आप सब, तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध। चलिए ट्राई करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चंस को, ट्राई करेंगे सभी डियर स्टूडेंट्स। टाइम देते हैं आपको, इस बार टाइम थोड़ा कम देंगे, 40 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। चलो चलिए ट्राई कीजिए सभी बच्चे खुद से, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे, कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होंगे आप लोग तो कर पाएंगे। चलिए तो टाइम होता है आपका, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जो बात बताई गई है वो सिंपली इस प्रकार की है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ये पॉइंट्स है
इनको नाम देते हैं, तो इनको नाम देते हुए अगर मैं आपसे, अगर कहीं पर किसी को डाउट हो ना तो हाथ खड़ा करके पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये काम। चलिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स ए से कनेक्टेड हैं तो ये ए हो जाएंगे, और क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बी से कनेक्टेड हैं डायरेक्ट तो बी हो जाएंगे। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका हम नाम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और ये वाले जो दो पॉइंट हैं इनका भी हम नाम नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, गुड, तो इनको हम नाम दे देते हैं। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन तीनों पॉइंट्स को नाम देंगे तो एक्स वाई जेड तीन नाम देने पड़ जाएंगे और यहां पर हमारा काम गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए जो हमारे पास ब्रिज दिख रहा है इस पर ही हम क्या करते हैं, इस पर ही हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगाने की कोशिश करते हैं, इस पर ही हम व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल जो है इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखो भाई, एक ये हो गया पी क्यू और ये हो गया आर एस, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर अगर मैं देखूं 2r अपॉन 2r जो है दैट इज इक्वल टू 2r अपॉन 2r, ठीक है, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब है कि ये वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये संतुलन की अवस्था में है, और इसकी जो बीच वाली भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी ये, समझ रहे हो, इसकी बीच वाली भुजा में ये दोनों प्रतिरोध आ जाएंगे, यानी इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। समझ गए बात को, तो आप सिंपली इसमें ये बात लिखेंगे, क्योंकि ये जो व्हीटस्टोन सेतु है 2r अपॉन 2r, 2r अपॉन 2r ये संतुलन की अवस्था में है, अतः ये वाले 2r और ये वाले 2r वाली भुजा में जो भी धारा है उसको नगण्य माना जा सकता है। मतलब सिंपली हमारा काम क्या रहेगा, इसके बाद आप नेक्स्ट फिगर बनाओगे और उसमें ये बीच वाले रेजिस्टेंस नहीं होंगे, क्योंकि इनसे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ में आ गई बात। जैसे ही हमारा ये काम होता है हमारा क्वेश्चन हो जाता है आसान। जैसे ही हमने ये काम करा हमारा क्वेश्चन हो गया आसान। अब देखिए हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। सबसे पहले ये वाली भुजा का देखिए, क्योंकि 2r और 2r श्रेणी क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2r प्लस 2r यानी कि 4r। ये वाली ब्रांच में देखिए, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा r प्लस r मतलब 2r, और ये वाली भुजा में देखिए 2r प्लस 2r 4r हो जाएगा। तीनों श्रेणी क्रम में थे, मतलब कि इन तीनों को हटा करके एक एक प्रतिरोध लगा दिया जाए तो बात कुछ गलत नहीं होगी, है ना। इस तरीके से समझो इसको कि यहां पर उन दोनों को हटा करके मैं एक प्रतिरोध लगा सकता हूं 4r का, यहां पर के दोनों को हटा करके एक लगा सकता हूं 2r का, और यहां पर के दोनों को हटा करके एक लगा सकता हूं 4r का। अब ये तीनों कैसे दिख रहे हैं भाई, ये तीनों दिख रहे हैं समांतर क्रम में। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा अतः तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रतिरोध मुझे कैसे दिख रहे हैं भाई, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, एनी आइडिया। 4r और r ये आएगा हमारा एलसीएम, ठीक है, और यहां से r प्लस 2 कैपिटल R प्लस 4r। ये एलसीएम लेने में किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। क्लास 12th में एलसीएम लेना का तो प्रोसीजर आई थिंक आपको आता होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2r प्लस 2r अपॉन 4r, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, r प्लस r अपॉन 4r, इस 2 से 4 2 टाइम्स काट दीजिए, तो ये आ रहा है r प्लस r अपॉन 2r। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी दिस 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, और r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2r अपॉन r प्लस r। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का और दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा क्लास में। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक के क्वेश्चंस अगर आप कर पाए प्रैक्टिस, तो एग्जाम में आने वाला व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई भी क्वेश्चन होगा, है ना, वो आप छोड़ नहीं पाओगे, वो आपसे हो जाएगा।
ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे व्हीटस्टोन ब्रिज के, 3-4 बार हम इसे पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसको जरूर तैयार करके जाएं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जरा जल्दी से। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, फिर से वही काम, जरा कोशिश कीजिए। टाइम देते हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए, सही बच्चे नोट डाउन कीजिए। GIC बाग वाला, यस यस, बताइए। ओके, क्या नाम है आपका, नाम बताइए। यस यस, निशांत राय। निशांत, बताइए क्या आंसर है। सर 4 ओम। 4 ओम, वेरी गुड निशांत। निशांत ने आंसर दिया है फ्रॉम बाग वाला। एनी अदर? वेरी गुड निशांत, बैठ जाइए। और किस किस का सेम आंसर आया है, जरा बताइए हाथ खड़े होके। और किस किस का सेम आंसर आया है? किस किस बच्चे ने क्वेश्चन ट्राई करा है, जरा बताइए हाथ खड़े करके। कोशिश किस किस ने करी? ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक है, हाथ नीचे। देखो आंसर, अभी तक हम इसमें काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत एफर्ट तो करना ही चाहिए थे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन दिखने में जितना टफ लगता है उतना टफ है नहीं, ठीक है, उतना टफ ये है नहीं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि यहाँ पर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। क्योंकि देखो 2/4 1/2, 2/4 1/2, 2/4 1/2, मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज ने संतुलन की अवस्था में ही रहना है, चाहे मैं P/PQ/RS इनको ले लूं या फिर चाहे PQRS ये वाली साइड, ये वाली ब्रांच को ले लूं। तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर संतुलन की अवस्था में लगेगा तो बीच वाली भुजा में एक ये वाला प्रतिरोध और एक ये वाला प्रतिरोध आएगा, यानी कि इनसे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली वी विल रिमूव दिस, और जैसे हम इन्हें रिमूव करेंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। जैसे ही हमने इन्हें रिमूव करा, हमने देखा ये तीनों प्रतिरोध कैसे हैं भाई, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है सीरीज में, 2 + 2 + 2 6 ओम हो जाएगा। और ये तीनों प्रतिरोध कैसे हैं भाई, ये भी श्रेणी क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध 4 4 4 यानी कि 12 ओम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मैं इन 4 ओम के तीनों प्रतिरोध को हटा करके
यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा सकता हूं जो कि सिर्फ 12 ओम का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों प्रतिरोध को हटा करके एक प्रतिरोध लगा सकता हूं जो कि 6 ओम का रहेगा। तो हमारा काम हो गया आसान, हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध क्योंकि समांतर क्रम में है तो 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। एक जगह 6 है, एक जगह 12 है, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, तो 1/RE = आ जाएगा 3/12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/RE = 1/4। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन देखने में जितना टफ लगता है वो उतना टफ होता नहीं। निशांत राय फ्रॉम GIC बागवाला, पिछली क्लासेस में भी इन्होंने आंसर किया था, ठीक है, और इस क्लास में भी इन्होंने आंसर दिया है जो कि सही है। चलिए नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। सो एनी ऑफ द GIC बागवाला, निशांत आपसे थोड़ा बात करनी है, प्लीज माइक लीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए हैं या अभी चल रहे हैं? सर अभी हुए नहीं है सर, चल रहे हैं अभी। अच्छा ओके, तो आपका स्कूल आपके एग्जाम्स तक खुला रहेगा या फिर अभी बीच में बंद रहना है? यस सर। सर स्कूल अभी आपका कंटिन्यू चलेगा एग्जाम तक या फिर बंद रहेगा बीच में कभी, क्योंकि होम एग्जाम्स भी होने आई थिंक। यस सर, चलेगा सर स्कूल। ठीक है सर होम ठीक है, एग्जाम तो के बैठ बाद भी जाइए। होगा सर। होम एग्जाम के बाद भी स्कूल चलेगा, ठीक है, बैठ जाओ निशांत। आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी दिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रह गए हैं, ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपका जितने भी टाइम आप यहाँ पर आ रहे हैं उसमें आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपरेशन हो। इसके लिए मैं आपके पिछले 2 या 3 साल के कोशिश करूंगा, 1 2 3 साल के पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, वो क्लास में डिस्कस किए जाएं, ठीक है। तो कल से हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। और ये जो 3 साल के पेपर हम डिस्कस करेंगे इनका हम पूरा सॉल्यूशन भी करेंगे साथ साथ में, ठीक। तो ये 3 साल के पेपर अगर आपने कर लिए तो इससे आपको 2-3 चीजें पता लगेंगी। पहला तो आपको ये पता लगेगा कि पेपर आता किस तरीके से है। दूसरा आपको ये पता लगेगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज किस तरीके से होता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, तो 4 नंबर में वो अकेला क्वेश्चन नहीं आता है, उसके साथ छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास से करने वाले हैं। पहला टारगेट आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद बाकी की चीजें हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं यहाँ पर, ये आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के और जो नीट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए हैं। लेकिन अभी हमको उस लेवल पर नहीं जाना है, ठीक है, उसको हम बाद में कभी कर लेंगे। अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो है बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड के पेपर्स जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट किए जाएंगे, आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना आपके लिए जरूरी है, कौन से टॉपिक्स आपके लिए पढ़ना जरूरी है जिनको आपको पढ़ के जाना ही है, ये भी उन 2-3 क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी जो तैयारी थोड़ा बहुत कम है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए, थोड़ा सा बूस्टअप आप कर पाए, तो आने वाली क्लासेस में आप प्रेजेंट रहें, ठीक है, और उनको कंटिन्यूअसली लें। सो आई होप कि आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ चीजों को नोट डाउन भी किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जाएंगे। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स की आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए जोर शोर से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है, जब तक बोर्ड एग्जाम हमारे हाथ में पेपर नहीं होता है हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हम इसे कर लेंगे, हम आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब एग्जाम हमारे सामने पेपर होता है तो लास्ट मिनट पे जो हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं उसकी वजह से हमें काफी सारी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना है, और फिर जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।